वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी में हमारा जो टॉपिक हुआ था वो चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन हुआ था। कौन सा? चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। एक बार फिर मैं दोबारा से उसे रिपीट करा देता हूं रिवाइज के तौर पर। देखिए, चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। और चंपारण आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, रीजन क्या था? तो चंपारण आंदोलन इसलिए स्टार्ट हुआ था, बिहार में एक पद्धति अपनाई जाती थी जिसे कहा जाता था तीन कठिया पद्धति। कौन सी? तीन कठिया पद्धति अपनाई जाती थी। तीन कठिया पद्धति। इस तीन कठिया पद्धति में क्या था ऐसा जिसकी वजह से यह आंदोलन महात्मा गांधी ने खड़ा किया? तो इस तीन कठिया पद्धति में यह था, मैं आपको पिछली क्लास में पूरी इसकी डिटेल के बारे में समझा चुका हूं, लेकिन एक फिर भी रिवाइज के तौर पर तीन कठिया पद्धति क्या थी? तीन कठिया पद्धति यह थी कि जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा फसल थी या जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन थी, उसमें से 3 बीघा जमीन वो अंग्रेजों के कहने पर नील की खेती करेगा। और नील की खेती करना इसलिए दुश्वार था क्योंकि जहां जिस खेत में या जिस जगह नील की खेती की जाती है वो उसके बाद बंजर भूमि हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, सफेदे के पेड़ होते हैं, जहां सफेदे के पेड़ बोए जाते हैं या लगाए जाते हैं तो सफेदे का पेड़ इतना वो होता है कि आसपास की जमीन को वहां को शुष्क कर लेता है, यानी इतना सूखा देता है कि आने वाले टाइम में वहां उस जगह पर कोई फसल नहीं हो सकती। वैसे ही नील की खेती थी कि अंग्रेज कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा फसल है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति 3 बीघा नील की खेती तो करेगा ही करेगा। अब ये व्यक्तियों के लिए दुश्वार था। दुश्वार इसलिए था कि जिसकी इतनी बीघे हर साल जमीन बंजर होए तो आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा होगा कि हर व्यक्ति की भूमि बंजर होगी। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने, जो बिहार के थे, रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी से आकर कहा कि आप बिहार चलिए और वहां हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में आप कुछ हमारा सहयोग कीजिए। तो महात्मा गांधी बिहार जाते हैं और वहां इस तीन कठिया पद्धति को एक चंपारण आंदोलन शुरू करके इसको समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद एक अगला आंदोलन स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन में क्या था? खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। अब इस खेड़ा आंदोलन में जो था, खेड़ा आंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि 1918 में आपने अभी कुछ टाइम पहले 2020 में और 21 में, 2020 में कोविड-19 आया था, ठीक है। कोविड-19 वैसे ही एक बीमारी चली थी 1918 में, प्लेग बीमारी। कौन सी? प्लेग बीमारी। यह बीमारी वायु के माध्यम से चली थी। किसके? वायु के माध्यम से फैलने वाली बीमारी थी। और अगर देखा जाए तो प्लेग बीमारी चूहे के काटने से भी होती है। किसके? चूहे के काटने से भी बीमारी होती है। लेकिन 1918 ईस्वी में प्लेग बीमारी फैली और ये बीमारी जिस व्यक्ति को हो जाए उसकी सांस की राह से, यानी एक ही इतनी बड़ी बीमारी, महामारी बन गई थी कि एक बहुत ही तेजी के साथ भारत के अंदर फैलती जा रही थी। जिस वजह से अब ये फैलती जा रही थी, उसी कारण जो मिल मालिक थे, कौन? मिल मालिक जो थे, मिल मालिकों के खिलाफ यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्यों किया गया था मिल मालिकों के खिलाफ? तो मिल मालिकों के खिलाफ इसलिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जब प्लेग बीमारी जैसे ही स्टार्ट हुई तो वहां से मिलों पर जो मजदूर रहा करते थे तो इस बीमारी के डर के वजह से मजदूर मिलों को छोड़कर जाने लगे। जैसे कि अभी 2020 में कोविड-19 में आपने देखा होगा, जो दूर दूर के लोग थे वो अपनी नौकरी पेशे के छोड़कर या काम धंधे को छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। वैसे ही 1918 में प्लेग बीमारी जैसे ही आई तो
मिलों को छोड़कर मजदूर जाने लगे। किसको? मिलों को छोड़कर मजदूर जाने लगे। लेकिन ये मिल जो थे वो थे तो भारतीयों के ही, लेकिन उनमें कुछ मिल मालिकों के साथ साझेदार थे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ऐसा करने लगे, जब ये मजदूर जाने लगे तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती मजदूरों को रखना स्टार्ट कर दिया। अब रखना स्टार्ट किया जबरदस्ती। अब किसी मजदूर को जबरदस्ती रखा जाए, या ये तो एक अन्याय है। अगर मजदूर की मर्जी है तो वो रह सकता है, अगर मजदूर की मर्जी नहीं है तो उसे जबरदस्ती रखने का आपका कोई हक नहीं होता। तो मजदूरों को जबरदस्ती रखा जा रहा था। तो वही इसी जबरदस्ती रखने के उपरांत महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, खेड़ा आंदोलन, कि आप जबरदस्ती नहीं रख सकते, मजदूर की मर्जी है, आप चाहे मजदूर रुके या ना रुके। लेकिन अगर आप चाहते हो मजदूर को रोकना तो सिर्फ इतना कर सकते हो, मजदूर को एक लालच दे सकते हो। और लालच क्या दे सकते हो कि आप एक बोनस देना स्टार्ट कर दो। तो उसी टाइम 1918 में मजदूरों को एक लालच देना का बहाना बनाया। क्या बहाना था? कि एक बोनस, प्लेग बोनस, क्या नाम दिया गया? प्लेग बोनस। इस नाम से उनकी जो मजदूर थे उनकी एक सैलरी के तौर पर बढ़ा दी गई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूं कि किसी मजदूर की अगर 2 लाख रुपए सैलरी है पर मंथली, कितनी? 2 लाख रुपए पर मंथली सैलरी है, तो उसकी 50% अगर हम बढ़ा दें तो इसका मतलब 3 लाख रुपए पर मंथली उसकी सैलरी होगी। तो ये मजदूरों को लगा कि हाँ भाई वाकई में एक सैलरी अच्छी मिल रही है। तो कुछ मजदूर ऐसे थे जो लालच में आकर रुकने स्टार्ट हो गए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि जो प्लेग बोनस दोगे, तो अंग्रेजों से कहा कि प्लेग बोनस बढ़ाओगे 50%। लेकिन अंग्रेज 50% पर सहमत नहीं होते हैं। अंग्रेज पहले तो देने के लिए कहते हैं 20%, लेकिन इस बात पर भारतीय नाराज रहते हैं कि 20% लेने से इनकार करते हैं। तो महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में 35% पर समझौता हो जाता है। कितने परसेंट पर? 35% पर समझौता हो जाता है और प्लेग बोनस शुरू कर दिया जाता है। तो यहां तक तो मैं पिछली क्लास में समझा चुका था, एक रिवाइज के तौर पर मैंने इतना लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रोलेट एक्ट। कौन सा? रोलेट एक्ट। बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। अब देखना, ध्यान देना, रोलेट एक्ट क्या था? जिसे ना दलील ना सुनवाई, डायरेक्ट क्या होगी? सजा। आपने अनिल कपूर वाली मूवी देखी होगी। तो रोलेट एक्ट था क्या? अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया, एक अधिनियम लेकर आए, उस अधिनियम को नाम दिया रोलेट एक्ट। क्या? उस अधिनियम को नाम दिया गया रोलेट एक्ट। अब इसी अधिनियम में था क्या? इस अधिनियम में यह था कि जहां भी 2, 4 या 10 व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह अगर एक जगह, भारतीय लोगों का एक जगह जमाव रहता है, तो हम उन्हें बिना सूचना दिए उठाकर जेल में डाल देंगे। क्या? हम उन्हें बिना सूचना दिए एक जेल में उठाकर डाल देंगे और ना उस पर कोई सुनवाई होगी, ना उसकी कोई दलील होगी, डायरेक्ट क्या होगी? सजा। तो ये एक ऐसा नियम लेकर आए अंग्रेज, रोलेट एक्ट के नाम से। तो इस रोलेट एक्ट को जब लेकर आए तो भारतीयों ने सोचा ये तो बड़ा ही हमारे लिए दुखदायक है। तो इस एक्ट को देखते हुए भारतीयों ने एक सभा रखी कि इस रोलेट एक्ट को समाप्त किया जाए। क्या? इस रोलेट एक्ट को समाप्त किया जाए। अब तो एक तारीख रखी जाती है 13 अप्रैल 1919। क्या? 13 अप्रैल 1919 एक तारीख रख दी जाती है कि इस दिन फला जगह, यानी कोई एक जगह दे देते हैं कि उस जगह इस अधिनियम के विरोध हम एक सभा करेंगे। जो इस अधिनियम को हम कैंसिल कराएंगे तो उसके विपक्ष में एक सभा चलती है, एक बैठक होती है। और वो बैठक होती कहां है? अमृतसर। कहां? अमृतसर के एक व्यक्ति का नाम था जल्ली। क्या नाम था? जल्ली।
तो जल्ली नामक व्यक्ति की एक संपत्ति थी, यानी एक बाग था। जैसे कहते हैं ना, आम का बाग होगा, अमरूद का बाग हो गया, तो इस तरीके के जल्ली नामक व्यक्ति का एक बाग था। उस बाग में वो सभा होनी थी। अब जैसे ही ऐलान कर दिया जाता है कि जल्ली वाले नामक व्यक्ति के बाग में सभा होगी 13 अप्रैल 1919 को, तो बहुत व्यक्ति वहां उपस्थित होते हैं। अब वहां मीटिंग चलती है, लेकिन महात्मा गांधी उस मीटिंग में अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने का क्या कारण था उनका? वो चाहते तो थे उपस्थित होना, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को यह पता चला कि हाँ, भारतीय व्यक्तियों ने एक तारीख घोषित कर दी है जो इस तारीख में एक वो मीटिंग या एक सभा चलाएंगे और इस सभा करेंगे, तो उस सभा में कुछ ना कुछ अंग्रेजों के खिलाफ ही बोलेंगे। अब महात्मा गांधी उस टाइम के लीडर व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को पता चला कि हाँ, 13 अप्रैल 1919 में वहां पहुंचना है। तो उस टाइम महात्मा गांधी थे तो महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी इस सभा में उपस्थित होने के लिए वहां से चलते हैं, तो रास्ते में ही इन्हें पुलिस उठा लेती है, यानी पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और पुलिस गिरफ्तार जो करती है इन्हें रास्ते में करती है। लेकिन जो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम जो लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था, मैंने आपको बता ही दिया कि जहां भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी जगह अगर खड़े मिलते हैं तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे 3 व्यक्तियों को जेल में उठाकर डाल दिया था। कौन कौन थे? डॉक्टर सरफुद्दीन किचलो, सतपाल मलिक, और एक व्यक्ति और था, सतपाल मलिक, डॉक्टर सरफुद्दीन किचलो। तो इनको जो उठा लिया गया था, इन व्यक्तियों को उठाने के ही, जो इन व्यक्तियों को उठाया गया था, तो इन व्यक्तियों को छुड़ाने के ही लिए सभा चल रही थी। कौन सी? जो 13 अप्रैल 1919 में जाकर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होता है। तो इनको छुड़ाने के चलने में ये मीटिंग चल रही थी। लेकिन जब ये मीटिंग चली तो मीटिंग में इन पर अंधाधुंध गोली चलवा दी जाती है। और ये जो एक घटना होती है, यही घटना क्या कहलाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप बड़े ध्यान से सुनना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को, इसमें काफी लोग मारे भी गए और काफी लोग घायल भी हुए। लेकिन ये क्वेश्चन यही बनता है कि जलियांवाले बाग में किसने गोली चलवाई थी और किसने गोली चलाने के आदेश दिए थे। तो एक व्यक्ति था जो अंग्रेज था, उसका नाम था माइकल ओडायर। इस व्यक्ति ने उस सभा पर गोली चलवाने के आदेश दिए थे, और जो गोली चलवाई थी वो चलवाई थी जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। तो ये 2 व्यक्ति थे, इनने गोली चलवाई। गोली चलाने के आदेश दिए थे माइकल ओडायर ने, और जनरल ओडायर ने गोली चलवाई थी। बात समझ में आ गई? अब चलाने के आदेश या
चलवाई, ये क्या पॉइंट होता है? ये पॉइंट ऐसा होता है जैसे कि किसी भी जिले की कमान जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है, जिसे हम डीएम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जिले की कमान जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है। तो वैसे ही उस टाइम डीएम तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन दीवान हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही एक जिले की कमान डीएम के हाथ में होती है, तो वैसे ही उसी टाइम तो एक जिले की जो कमान थी वो किसके हाथ में थी? माइकल ओडायर के हाथ में जिले की कमान थी। और जिस जगह यानी जलिया अमृतसर में, उस जगह वहां का, जैसे कि मैं कहूं किसी शहर या किसी थाने कोतवाल कौन होता है, तो उसी तरीके से वहां का ये जनरल डायर जो था वहां का सेनाध्यक्ष था। तो गोली जो चलवाई वो जनरल डायर ने चलवाई, और चलवाने का जो आदेश दिया वो माइकल ओ डायर ने दिया। अब इस जलियांवाला बाग में काफी लोग मारे भी जाते हैं और काफी लोग घायल भी होते हैं। लेकिन अंग्रेजी रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है, पहले तो बताया गया कि इसमें 2189 लोग की मृत्यु होती है। कितने? 2189 लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन फिर दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 1089 बताए गए। लेकिन तीसरी जो आखिरी रिपोर्ट आई उसमें कितने लोग की मृत्यु दिखाई? 378 लोगों की मृत्यु दिखाई गई। कितने लोगों की? 378 लोगों की मृत्यु दिखाई गई, जिनमें से अगर हम बात करें उस मीटिंग में या उस सभा में एक व्यक्ति थे उधम सिंह। कौन? उधम सिंह। उधम सिंह। तो उधम सिंह के माता पिता, कौन? माता पिता उस सभा में ही मारे गए थे। अब उस सभा में उधम सिंह के जो माता पिता मारे गए थे, तो उधम सिंह ने उसी दिन कसम खाई थी कि जिसने इस बाग में गोली चलवाने के आदेश दिए हैं, मैं एक दिन ऐसा होगा कि जिसने भी गोली चलवाने का आदेश दिए हैं उस पर मैं खुद उसकी छाती पर चढ़कर जीभ खींचूंगा और उसके सीने पर गोली मारूंगा। यह बात किसने कही थी? उधम सिंह ने। क्यों कही थी? क्योंकि उस सभा में उसके माता पिता मारे गए थे, और जैसे उधम सिंह ने किया कहा था वैसे भी उधम सिंह ने करके दिखाया। अब ये उधम सिंह जो मारते हैं वो माइकल ओडायर, जनरल ओडायर को कम मारते हैं, ये इससे आगे चलकर बताऊंगा। अब हमारा पॉइंट यही था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो चला, अब जैसे ही ये इतनी बड़ी घटना होती है, तो इसी घटना को देखते हुए एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसे नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। ये असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चला, यहां तक कि सबसे ज्यादा फैला था ये असहयोग आंदोलन। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जितने भी अंग्रेजों के कामकाज थे, अंग्रेजों के जितने भी कार्य थे, वो खासकर सभी बंद करने का सभी कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। जैसे कि क्योंकि उस टाइम स्कूल या कॉलेज थे वो किसके थे? वो भी अंग्रेजों के थे। तो स्कूल या कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इसी तरीके से यानी जितने भी अंग्रेजों के काम थे उन सभी कामों को बंद करने के चक्कर में ये असहयोग चलता रहता है। लेकिन ये स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1926 को, और
इसी के विरोध में, यानी असहयोग आंदोलन में ही के विरोध में ही 5 फरवरी 1922 को एक फिर कांड हो जाता है जिसका नाम दिया जाता है चौरी चौरा कांड। क्या नाम दिया जाता है? चौरी चौरा कांड। अब ये चौरी चौरा कांड कहां हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या? यूनाइटेड प्रोविंस। तो 1922 ईस्वी में यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि नाम अभी तो रखा गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कब नाम रखा गया था? तो उत्तर प्रदेश तो नाम जो रखा गया था वो 1950 में रखा गया था, उससे पहले तो इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस में एक जगह का नाम था गोरखपुर। क्या नाम? गोरखपुर। गोरखपुर में एक चौकी में आग लगा दी, चौकी में आग लगा दी। अब यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चौरी चौरा कांड नाम दिया गया। ये चौरी चौरा कांड कहां होता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में एक चौकी में आग लगा दी जाती है। उस चौकी में जो आग लगाई जाती है उसमें ऑन द स्पॉट 21 सिपाही और एक दरोगा कि ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब महात्मा गांधी, जिस टाइम ये चौकी में आग लगाई गई थी उस टाइम महात्मा गांधी गुजरात में थे। कहां थे? गुजरात में थे। और महात्मा गांधी को यह पता लगते ही कि एक चौकी में आग लगा दी गई और जिसमें 21 सिपाही और एक दरोगा की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो चुकी है, तो महात्मा गांधी अपने गुजरात में होते हुए भी वहीं से अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे इतनी बड़ी हिंसा। वो चाहते तो हिंसा, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दें। अब ये इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन अगर अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो अंग्रेज और ज्यादा सताते। अब जब पता चलता है महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी गुजरात में ही अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और वही घोषणा कर देते हैं कि मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। और जब वापस असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया तो इसका मतलब तो यह हुआ कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ ही ये चौरी चौरा कांड हुआ था। और वही चौरी चौरा कांड को देखते ही, उसी को देखते ही महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन ले लेते हैं वापस। तो फिर एक नई पार्टी की स्थापना होती है। क्यों की जाती है पार्टी की स्थापना? क्योंकि आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान के चलो अगर किसी बंदे का झगड़ा हो जाता है और वो अपने यार दोस्तों को बुलाकर कहीं ले जाता है, लेकिन पता चली जो मेन मुद्दा था वो ही भाग गया, तो और क्यों उसके साथ जाए? तो वैसे ही महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा कांड करते ही, चौरी चौरा का कांड होते ही महात्मा गांधी वापस ही, यानी अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। तो इस चक्कर में फिर जो नए व्यक्ति हैं वो एक लीडर बनना चाहते थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास, तो ये अपनी एक नए पार्टी की स्थापना करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।